कि भारतीय जनता पार्टी से विधायक चुन के आए, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर ये चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद बोलते मेरा भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं, और भारतीय जनता पार्टी इनकी विधायक को समाप्त, इनकी सदस्यता खत्म करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करती, तो सब लोग समझ सकते हैं कि इनकी क्या सोच है। ये केवल ये देखते हैं कि जिस सीट को हम हार रहे होंगे और ऐसे प्रत्याशी को लाके हमें फ़ायदा मिल जाएगा, ये इस वजह से यहाँ पे आए हैं। लाइट की व्यवस्था ठीक ठाक तरीक़ा से नहीं है, सड़कें पूरी तरह टूटी हुई है, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। बच्चों के लिए, जो लड़कियों के लिए इस गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ना तो कोई शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था कराई गई है, और जहाँ तक स्वास्थ्य को लेके है, स्वास्थ्य के लेके मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी, मेडिकल हॉस्पिटल्स होने चाहिए थे। जो मेडिकल हॉस्पिटल केवल बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में बना, वही हॉस्पिटल यहाँ पे है, और कोई नया कुछ नहीं कर पाए हैं। इनको केवल मजहब और धर्म के नाम पे लड़ाने से इन्हें कोई फुर्सत ही नहीं मिली है। यूपी में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में तमाम पार्टियों ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। सबसे पहले इसमें बीएसपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की, उसके बाद समाजवादी पार्टी और अब कांग्रेस, और फिलहाल बीजेपी की अभी लिस्ट आनी बाकी है। लेकिन जो तैयारियां हैं उन प्रत्याशियों ने कितनी कर ली हैं और अपनी तैयारियों को लेकर वो कितने सजग और मजबूत नज़र आ रहे हैं, इसकी बानगी हम नरेंद्र डाड़ा से जानेंगे, क्योंकि वो काफ़ी समय से अपने क्षेत्र में जा रहे हैं और लगातार जनता के संपर्क में हैं। ऐसे में सवाल भी बनता है कि उन्होंने अपने क्षेत्र को भली भांति जाना होगा और समझा होगा, और उनसे पूछेंगे इसी बात को लेकर कि नरेंद्र भाई, आप क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या लगा आपको? क्षेत्र में अभी कौन से काम ऐसे हैं जो अभी बाकी हैं? देखिए, मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ, बहुत सारे काम अभी बाकी हैं जो कि समाजवादी गवर्नमेंट रही इससे पहले और अब मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके जनप्रतिनिधियों ने जनता की पूरी तरह से अवहेलना की है और इन्होंने कोई काम यहाँ पे किया ही नहीं है। देखिए, आप जाइए इस सड़कों पे, वहाँ गाँव में घुसिए तो वहाँ की स्थिति क्या है? विकास हुआ ही नहीं है। विकास हुआ ही नहीं है, पूरी सड़कें टूटी हुई हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए इन्होंने कोई नई व्यवस्था नहीं कराई है, और किसान आज भी परेशान है। देखिए, इतनी ठंड पड़ रही है, ठिठुरती हुई ठंड में किसान फावला लेकर वहाँ खेतों पे पानी का जो पलेवा करता है वो करता है, और रात में लाइटें भाग जाती हैं। लाइट की व्यवस्था ठीक ठाक तरीक़ा से नहीं है, सड़कें पूरी तरह टूटी हुई है, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। बच्चों के लिए, जो लड़कियों के लिए इस गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ना तो कोई शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था कराई गई है, और जहाँ तक स्वास्थ्य को लेके है, स्वास्थ्य के लेके मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी, मेडिकल हॉस्पिटल्स होने चाहिए थे। जो मेडिकल हॉस्पिटल केवल बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में बना, वही हॉस्पिटल यहाँ पे है, और कोई नया कुछ नहीं कर पाए हैं। इनको केवल मजहब और धर्म के नाम पर लड़ाने से इन्हें कोई फुर्सत ही नहीं मिली है। आप किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में? देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ मुद्दे क्या हैं। मुद्दे जो हर एक नौजवान जो रोजगार है उसको रोजगार चाहिए, जो शिक्षित है, माँ बाप उसके जो मेहनत करते हैं उनको पढ़ाते हैं जाके, और पढ़ने के बाद जब बच्चा बेरोजगार रह जाता है, उसे रोजगार नहीं मिल पाता, कितनी पीड़ा होती है, ये सब लोग महसूस करते हैं। और ये लोग, इन्होंने रोजगार की तरफ कोई ध्यान दिया ही नहीं। अब देखिए, यहाँ पे स्थानीय कंपनियों में 250 किलोमीटर का बोर्ड लगा होता है, अथॉरिटी से एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि जो 200-250 किलोमीटर के दूर के जो बच्चे हैं उनको रोजगार लेंगे। भाई क्यों लेंगे? इन जनप्रतिनिधियों ने, चाहे वो इसके भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने, किसी ने कोई इस पर ध्यान ही नहीं दिया। आपकी फाइट किससे है यहाँ पर? दोनों बीजेपी या फिर एक आरएलडी और सपा के जो प्रत्याशी हैं, आप किसको मानते हैं कि यहाँ? देखिए, फाइट का तो कहीं वो मतलब ही नहीं है, पूरी जनता मेरे साथ है। इनसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जनता त्रस्त है, और लोकदल ये तो खैर ये इनको सबको पता है कि चुनावी टाइम में जो जिस टाइप से बरसात में बहुत सारे लोग, वो तरह के मैं बोलूँगा नहीं, वो बहुत सारे वो आ जाते हैं, वो इन्होंने हालत बना रखी है। वो पता है चुनाव के टाइम पे कुछ लोग आते हैं, उनकी क्या हालत होनी है इस गौतम बुद्ध नगर जिले में और इस विधानसभा में, ये सबको पता है। बहुत जल्दी बहुत कुछ होना है। देखिए, एक प्रत्याशी हैं अभी जो आरएलडी और सपा के यहाँ बनाए गए हैं, कल ही लिस्ट जारी हुई है, अवतार सिंह भड़ाना। लेकिन क्षेत्र में चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि अवतार सिंह भड़ाना जिस सीट से एक बार चुनाव लड़ते हैं दोबारा उससे लड़ते नहीं हैं, और अपने धन बल के उस पर ही वो चुनाव लड़ने आते हैं और फिर जनता से बेरूबा हो जाते हैं। देखिए, मैं बताऊं, जिनका आप नाम ले रहे हो उनका यहाँ कोई जमीनी वर्ग तो है नहीं, ना वो इतने बड़े कद्दावर हैं कि समाज के हित में बहुत बड़ा काम किया। मैं उनका जिक्र ही नहीं करना चाहता, वो है ही नहीं, वो कहीं दूर दूर तक फाइट में नहीं है, सबको पता है। कहीं दूर दूर तक उनका कोई कहीं फाइट नहीं है। वो तो अपने यहाँ आके
एक वो देते हैं कि भाई मैं यहाँ पे आया, वो तो एक प्रयोगशाला बना रखा उत्तर प्रदेश को उन्होंने। कभी कहीं भाग जाते हैं, कभी कहीं भाग जाते हैं, जनता के लिए वो काम करते नहीं। नरेंद्र भाई, एक बहुत चर्चित यहाँ प्रकरण रहा मीर भोज प्रकरण, उसको लेकर जो गुर्जर समाज है उसमें काफ़ी नाराज़गी भी है, लेकिन जो अवतार सिंह भड़ाना है वो वही बीजेपी के विधायक रहे हैं अभी इससे पहले, और अभी भी मतलब उनसे ही कांटेक्ट में रहे, लेकिन अभी उन्होंने समाजवादी और आरएलडी से टिकट पा लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता के और खासकर गुर्जर समाज के दिमाग में वो बात रहेगी, क्योंकि उस वक्त कोई ऐसा बड़ा बयान नहीं आया था इनका। एक बात आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी से विधायक चुन के आए, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर ये चुनाव लड़ते हैं, और उसके बाद बोलते मेरा भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं, और भारतीय जनता पार्टी इनकी विधायक को समाप्त, इनकी सदस्यता खत्म करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करती, तो सब लोग समझ सकते हैं कि इनकी क्या सोच है। ये केवल ये देखते हैं कि जिस सीट को हम हार रहे होंगे और ऐसे प्रत्याशी को लाके हमें फायदा मिल जाएगा, ये इस वजह से यहाँ पे आए हैं। इनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बसपा पूरी तरह से उसका सुपड़ा साफ करने के लिए तैयार है, ये मैसेज जा चुका है। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसे प्रत्याशी को उतार जो थोड़ा डिस्टर्बेंस कर दें। इससे कोई डिस्टर्बेंस होने वाला नहीं है, जनता सब समझ चुकी है। ये बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। अगर आप बीजेपी के नहीं हो, आपने बीजेपी से आपको कोई मतलब नहीं, बीजेपी आपकी सदस्यता क्यों नहीं खत्म कराती, ये पूछने का सवाल है। आपको पूछना चाहिए कि आप बीजेपी में रहे और आपकी सदस्यता नहीं है, खत्म नहीं है, क्यों? क्योंकि उनको पता था ये प्री प्लान करके जाते हैं, जहां जाते हैं वहां बीजेपी को जिताने की कोशिश करते हैं, जिताने का ये काम करते हैं, इसलिए जनता को इनको कोई मतलब नहीं है। ये पता है इस प्रकरण को लेकर क्या वाकई जो बीजेपी का जो कैंडिडेट है अब उस पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि पहले एक मुश्त होकर गुर्जर समाज ने बीजेपी को वोट किया था। देखिए, निश्चित रूप से महापुरुष किसी के भी हों, ये किसी एक समुदाय की बात नहीं है, किसी भी समुदाय का महापुरुष हो, अगर आप उनके जो महापुरुष है उनका अपमान करोगे, कोई भी समाज है, चाहे वो मेरा समाज है, गुर्जर समाज, चाहे कोई भी समाज, वो बर्दाश्त नहीं करता। और इन लोगों ने हमारे महापुरुष रहे हैं उनका अपमान किया है, तो जनता इनको भूलेगी नहीं, जनता इनको जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। और आप अपने विकास मॉडल को कैसे, मतलब कि किस तरह के विकास मॉडल को लाएंगे अगर आप विधायक यहाँ से चुनकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले एक हमारे यहाँ ब्लॉक था, दनकौर ब्लॉक, जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि ने यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस ब्लॉक को ख़त्म करने का काम किया। ये ब्लॉक एक पहचान हुआ करती थी कि ये दनकौर ब्लॉक के वसिंदे हैं, उस ब्लॉक को ख़त्म किया इन्होंने। उस पहचान को मैं वापस लाऊंगा, दनकौर ब्लॉक को वापस लाने के लिए पूरी ताकत से काम करूँगा। दूसरा, जो किसानों की समस्याएं हैं, नौजवानों की समस्याएं, रोजगार को लेके किसानों की समस्याएं हैं। किसान देखिए काफ़ी टाइम से आंदोलन कर रहे हैं, 64% के मुआवजे उनको नहीं मिला है, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। निश्चित रूप से किसानों की जो भी समस्या है, चाहे उनकी 6% की, 10% की जो भी समस्या है, उसमें प्योरिटी पे प्राथमिकता से ख़त्म कराने का काम करूँगा। दूसरा, जेवर एयरपोर्ट में जो किसान, आज भी किसान वहाँ धरने पे बैठे रहते हैं, जिन किसानों को इन्होंने जो गुमराह करके, उनको किसानों को धोखा देके, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने उनको जो गांव के ग्रामीण की तर्ज पर जो मुआवजा मिलना चाहिए था, ग्रामीण तर्ज पर जो मुआवजा मिलता है वो 4 गुना होता है, तो वो मिलना चाहिए था, वो इन्होंने नहीं दिया। उसको शहरीकरण का उन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया और उनको शहरी क्षेत्र के तर्ज पर मुआवजा देने का काम किया, जबकि जो ग्रामीण का मुआवजा होता है वो 3200 रुपये होता है, और इन्होंने 1600 रुपये दिए। जब ये किसान आंदोलन पड़ गए तो 2300 रुपया देकर उनको सेटिस्फाइड कर दिया। ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इनको गुमराह किया। हमें कोई दिक्कत नहीं है, विकास हो, जमीन लीजिए, पर किसानों को तो उचित मुआवजा दीजिए, मैं उसको दिलाने का काम करूँगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह का जो चुनाव आयोग ने जो घोषणा की है कि अभी कुछ बंदिशें जो हैं वो लगा दी जाएंगी, प्रचार जो है वो नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि कल इस पर डिसीजन दोबारा लेगा चुनाव आयोग, और उसके बाद अगर इस तरह की जो पाबंदियां हैं वो बदस्तूर रहती हैं, तो क्या आपने कोई ऐसा प्लान तैयार किया है कि सारी चीज़ें वर्चुअल होंगी? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, बसपा जो हमारी पार्टी है, इसका जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, वो भूखा रह के भी काम करता है, क्योंकि बसपा एक पार्टी नहीं, एक मिशन है, मूवमेंट है, ये एक आंदोलन है। सारे लोग इसमें जो पूरे समर्पित होकर काम करते हैं, भूखे प्यासे वो लोग निकल जाते हैं, और उस पर वो सारे लोग काम कर रहे हैं। हमारे सारे लोग जो बसपा के हमारे जो लोग हैं, वो सारे लोग फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं। और जहाँ तक का मेरा सवाल है, मैं तो अब तक
ज़्यादातर सारे गांवों को मैं कवर कर चुका हूं, सारे गांवों से मैं जा चुका हूं, शहरों में मैं जा चुका हूं, नौजवान साथियों के बीच में जा चुका हूं। मैं लगभग यहाँ से काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ। प्रत्याशी बनकर जाते हुए मुझे लगभग 2-3 महीना हो गए, 3 महीना हो गए हैं। और उससे पहले भी मैं, जब मेरी घोषणा हुई टिकट की 18 अक्टूबर को हुई थी, उससे पहले भी मैं डोर टू डोर सारे गाँवों को लगभग कवर हम लोग कर चुके हैं। लोग भी समझ चुके हैं, लोग भी इनसे त्रस्त हैं, मौजूदा जो जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के। और उसके बाद सोशल मीडिया पे हमारे सारे लोग एक्टिव हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं होती वो लोग हमारे। आपको लगता है कि इस बात का एडवांटेज मिलेगा आपको? देखिए, निश्चित रूप से एडवांटेज मिलना है। देखिए, ये भी कहते हैं कि मेहनत को तो भगवान भी नहीं रखते, तो हमने मेहनत की है। क्योंकि जो प्रत्याशी अभी आए हैं उनके लिए तो उनको तो मौका ही नहीं कवर करने में, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पहले बताया कि मेरी कई पीढ़ियाँ, क्योंकि मेरा जन्म ये है, मेरा बचपन यहाँ गुजरेगा, मेरे बुजुर्ग जो हमारे पूर्वज रहे वो यहाँ के वसिंदे हैं, निवासी हैं, वो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से पूरी तरह से यहाँ पे एक्टिव रहे हैं। राजनीति में मेरे परिवार, मेरे बड़े भाई यहाँ से जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे वीरेंद्र डाढ़ा जी, उनको 30 साल से लगभग वो एक्टिव हैं। सब लोग वाकिफ़ हैं, हम समाज में जाते रहते हैं, सबसे मिलते रहते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आएंगे और आके इस तरह गुमराह कर दे, ये होना नहीं है, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत सम्मानित है और सारे लोग जो बहुत जागरूक हैं वो जानते हैं कि हमें क्या डिसीजन लेना है। वो निश्चित रूप से डिसीजन फेवर में लेंगे। और जहाँ तक कि सोशल मीडिया के प्रचार की बात है, देखिए मैं आपको बताऊँ, जो बसपा के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं, सेक्टर के कार्यकर्ता हैं, गाँवों के जो कार्यकर्ता हैं, वो इतने एक्टिव हैं। अगर हम अगर वो फेसबुक पे इतना ज़बरदस्त तरीक़ा से हम लोग प्रचार कर रहे हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें अपने जो पेज होता है उसको बूस्ट करने की, प्रमोट करने की ज़रूरत ही नहीं होती। वो लोग इतने ज़बरदस्त ताकत से लगे हुए हैं कि वो पूरा इतना ज़बरदस्त तरीक़ा से प्रमोट कर देते हैं कि वो कई हज़ार लाखों लोगों में हमारा मैसेज पहुंच जाता है। कमेंट्स करते हैं, लाइक्स करते हैं, और अपने जो व्यूज़ हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए तो मैं अपने लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। और जनता की जो लोग हैं, देखिए मेरी विधानसभा के जो सम्मानित मतदाता हैं, नौजवान मेरे साथी हैं, मेरी माताएं, बहनें, मेरे बुजुर्गों, देखिए मैं तो एक निवेदन आपसे करता हूं, मैं आपके बीच का हूं, मैं आपका अपना हूं, मुझे सौभाग्य मिला, मैं आपके बीच में चुनाव लड़ने आया हूं। तो ये निवेदन है कि अपना बालक समझ के, अपना बेटा समझ के, अपना भाई समझ के, अपना दोस्त समझ के, अपना साथी समझ के मेरी मदद करना, मुझे इतनी ताकत दे देना कि मैं फासिस्टवादी लोगों को यहाँ से भगा सकूं, ऐसी सोच वाले लोगों को जो आपका विकास नहीं करना चाहते, जिन्होंने राजनीति को अपना शौक बना रखा है, कभी वहाँ भाग के जाते हैं, कभी यहाँ भाग के जाते हैं, ऐसे लोगों को अब जवाब देना होगा। और जिन लोगों ने आपके मान सम्मान को ठेस पहुँचाने की कोशिश की है, आपके ब्लॉक को, आपके बच्चों को रोजगार नहीं दिया, किसानों की पीड़ा नहीं सुनी, उनका दर्द नहीं सुना, ऐसे लोगों को अब उखाड़ फेंकना होगा। तो मैं यही कहता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि आपका भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका दोस्त, आपका साथी, आपके बीच का, आपके परिवार का, मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ हमारी विधानसभा जेवर को बिल्कुल खुशहाल रखने के लिए, नौजवानों को रोज़गार दिलाने के लिए, किसानों को उनकी समस्याओं से उनका समाधान कराने के लिए मुझे आशीर्वाद देना, मेरे साथ खड़े हो जाना, हर कोई नरेंद्र भाटी डाढ़ा बन जाना, ये निवेदन करता हूँ आप सभी से। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नरेंद्र डाढ़ा, जिन्होंने एक भावुक अपील भी की है अपने कार्यकर्ता और साथ के क्षेत्र की जनता से कि चुनाव में जनता उनको अपना समर्थन क्यों दे और चुनाव में भारी मतों से उन्हें क्यों जिताए। गौतम बुद्ध नगर से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।